बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। इसके टॉपिक है पहला तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। दूसरा है मिश्रण के प्रकार। ठीक है, पहले दो टॉपिक पर फोकस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या है? तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बताना। तत्व में क्या होता है? जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तब उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का ये, तो क्या बन गया? H2। तो इसको ये H2 बना है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का तत्व है। जब सेम प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल बता दिया हमने। यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं मगर वो सेम नहीं होते। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तब बनता है यौगिक। उदाहरण था, जैसे ये है पानी। पानी में देखो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, दो प्रकार के परमाणु कौन कौन से हैं इसमें? हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? यौगिक। तत्व में देखो सेम था, H2S2, O2 और लोहा, आयरन I2, ये सब चीजें हो जाएगा। हाइड्रोजन का H2 हो गया, ऑक्सीजन का O2 आएगा, ये सब तत्व हो जाएंगे। आयोडीन का I2, ये सब क्या है? तत्व। उसमें पानी है, H2O, NaCl, नमक, संगमरमर का पत्थर जो होता है, वो सब जो भी है वो सब यौगिक। जब दो या दो प्रकार के अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तब यौगिक बनता है। और मिश्रण में क्या, इसमें क्या होता है? इसका रेशियो, इसका अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। मिश्रण में भी यही होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। ठीक है, जैसे नींबू का शरबत, हमने पानी लिया, शरबत बनाने के लिए हम पानी लेंगे, उसमें नींबू डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो कितना? 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपस में मिले। नींबू अलग है, ठीक है, जिसमें रस जो होता है वो अलग होता है, पानी H2O है, और तुम्हारा चीनी, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये चीनी है, इसमें क्या क्या मिला है? कौन कौन से परमाणु मिले हैं? कार्बन का मिला है, हाइड्रोजन का मिला है और ऑक्सीजन का मिला है। तब जो दो या दो से अधिक परमाणु अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं लेकिन इनका रेशियो निश्चित नहीं होता। यौगिक और मिश्रण सेम ही परिभाषा परिभाषित करते हैं, परंतु इसमें क्या होता है? यौगिक में विभिन्न परमाणुओं का अनुपात निश्चित रहता है और मिश्रण में परमाणुओं का अनुपात जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं? मिश्रण आ गया। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब देखो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि समान रूप से जो घुल जाए, एक समान हो जाए, उसे बोलेंगे समांगी। जैसे शरबत तुमने बनाया, पहले पानी लेते हैं हम लोग, आधा गिलास पानी लिया, चीनी डाली, मिला दिया, उसमें हम लोग नींबू का रस मिलाया, नमक मिलाया, जो चाहा, मतलब शरबत जैसे बनाते हो तुम लोग, मिला के हमने बना दिया। अब ये पूरा समान रूप से घुल जाता है, इसमें हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। जो पूर्ण रूप से समान रूप से एक साथ घुल जाए उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो समान रूप से घुल जाता है और फिर उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, या फिर इसको हम लोग आर पार नहीं, चीनी नहीं देख सकते अलग से, या नींबू का रस फिर नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसका उदाहरण समझ में आ गया। अब ऐसे ही विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको कि घोलने पर इसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, मतलब उसमें दिखाई देता है। ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव में मिलाने पर उनके अवयवों और पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे हम लोग एक गिलास लेंगे, उसमें हम लोग लकड़ी का बुरादा घोल दिया या मिट्टी घोल दी, फिर इसको हिला दिया, थोड़ी देर बाद तुम लोग ध्यान दोगे तो वो पानी जो होता है वो बालू जो नीचे बैठ जाती है, लकड़ी का बुरादा भी ऊपर से दिखाई, दोनों चीजें अलग अलग हमको दिखाई देने लगती हैं। तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे? वो मिश्रण कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। ऐसा द्रव्य जिसमें कि कोई ठोस पदार्थ मिलाने पर उनके अवयवों को, उन पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। क्लियर हो गया? अब इसके गुण। मिश्रण में समान गुण इस प्रकार हैं। मिश्रण में घटक या अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को अलग किया भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक है, दोनों प्रकार के मिश्रण हो गए। अब मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बताएंगे।
अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी चीज जो अशुद्ध है उससे हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना है, उसके लिए ही पृथक्करण की आवश्यकता मतलब अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमने चाय की पत्ती, चाय जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम छन्नी से चाय की पत्ती को छान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है, उसका कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालना होता है। इसलिए हम लोग चाय की पत्ती छन्नी से इसको छान के नीचे शुद्ध पदार्थ चाय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया पहला पृथक्करण प्रकरण, जो कि हानिकारक होती है, अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धियां अनावश्यक होती है, इसको फेंक देते हैं। दूसरा है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, अलग करना। ये हमको पता है कि समुद्र का जल खारा होता है, पानी कैसा होता है, खारा होता है। जब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है तो वो पानी एवापोरेट मतलब वाष्पित होकर उड़ जाता है और हमको नीचे जो मिलता है सॉलिड चीज वो नमक प्राप्त हो जाती है। उसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, हम अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लाभदायक है, ये हानिकारक नहीं है, इसको हम लोग फेंक नहीं सकते। इसी में दूसरा चीज देखो, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल जो होता है, कई प्रकार की मशीनों, जो हमको सऊदी अरेबिया में कुएं होते हैं, इसके कुएं पाए जाते हैं, उसमें कच्चा तेल प्राप्त होता है। कई प्रकार फैक्ट्रीज में इसको मशीनों से निकालकर हम लोग उससे पेट्रोल प्राप्त करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं, और मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। मिट्टी का तेल तो हमने तुम लोग को बताया था, चट्टानों को जब बहुत गहराई से हम लोग मिट्टी के तेल के बारे में बताया था तुम लोगों की, जब हजारों करोड़ों साल पहले क्या होता है, पृथ्वी पर सड़े गले पदार्थ जब जलते चले जाते हैं, अंदर गहराई में जाते हैं, तो उस पर मिट्टी वगैरह इकट्ठा होती जाती है, तो अंदर जो हम लोग खुदाई करते हैं तो उसमें स्मेल आती है। वो कई प्रकार की कार्बनिक क्रियाओं के द्वारा वो पदार्थ क्या होता है, ऑयल में बदल जाता है, द्रवित होने लगता है, और जब उसको निकालते हैं तो वो मिट्टी का तेल, उसको भी कई प्रकार की मशीनों से निकालते हैं तो क्या बन जाता है, मिट्टी का तेल बनता है। ये सब लाभदायक अवयव है, इसका बस केवल अलग करना जरूरी होता है और हम लोग उसको प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। मिट्टी का तेल कहाँ यूज करते हैं, कोई भी चीज जैसे हम लोग घर में, जिनके घर में बिजली नहीं होती, तो ध्यान, पहले हम लोग जब छोटे रहे तो क्या करते थे, शीशी में मिट्टी का तेल डाल के बत्ती जला के उसको हम लोग घर में रोशनी करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आजकल गांव में जो खाना बनता है, कंडी में मिट्टी का तेल डालते हैं, लकड़ी के साथ उसको जलाते हैं, तो खाना उसी से बनता है। दैनिक जीवन में रोज इसका यूज हो रहा है मिट्टी का तेल, तो समझ में आ गया। अब आता है पेट्रोल, डीजल, इसके बिना तुम लोग गाड़ी चला ही नहीं सकते, हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, उसको अलग, समुद्री जल और कच्चा तेल से पेट्रोल प्राप्त करना, ये सब लाभदायक चीजें हैं। ठीक है, तीसरा, प्रदूषित जल से धूल मिट्टी हम जब निकाल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका हम लोग पीने वीने में यूज करते हैं, पानी पीने में और सब कुछ काम में यूज करते हैं, घरेलू कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, इसीलिए ही पृथक्करण की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि हम लोग शुद्ध चीज प्राप्त कर सके और लाभदायक चीज उसकी मिल जाए। अब आके इसकी पृथक्करण की विधियां हैं, कैसे हम लोग चावल बीनकर चावल साफ करते हैं, फिर खाने योग्य बनाते हैं। देखो, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे। इसमें क्या है, ठोस पदार्थों को ठोस से अलग करना। कौन कौन सी विधियां उसके में, सबसे पहले है फटकना और ओसाना। फटकना मीन्स, पहले सब लिखी हो, ठोस से ठोस को अलग करने का कौन कौन सी विधियां हैं, ये 5 विधियां हैं। पहला फटकना और ओसाना। फटकना देखते हैं हम लोग, सूपा लेते हैं मम्मी लोग, गेहूं या चावल को ऐसे से फटकते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो क्या होता है, जो हल्का हल्का भूसा वगैरह होता है वो गिर जाता है, हट जाता है, और जो भारी भारी रहता है वो उसी सूपे में रह जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फटकना। ओसाना में चित्र तुम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें एक लेडीज देखो स्टूल पे खड़ी हुई है, ऊपर से सूपा ले रही है, हवा आ रही है, तो हल्के हल्के पदार्थ दूर जा रहे हैं, और जो भारी पदार्थ, जो भारी कण है ठोस पदार्थ के, वो उसके नीचे स्टूल के पास गिर रहे हैं। तो इसको, इस विधि को क्या कहते हैं, ओसाना विधि। ठीक है, हल्के पदार्थों का हवा से उड़ के दूर जाना और भारी कणों का जमीन पर इकट्ठा हो जाना ही ओसाना की विधि है, जो तुम लोग के दैनिक जीवन में तुम लोग देखते हो अपने गांव में। दूसरा, जब हम लोग गेहूं का खेती में, गांव में जब तुम लोग देखते हो, जब गेहूं वगैरह की गट्ठर बनाते हो, धान को जब पूरा धान बन जाता है तो काट काट के गट्ठर में रखते हो और फिर उसको सुखाते हो। सूखने के बाद उसको एक पत्थर पर खूब तेज पीटते हो, तो उस पौधे में से गेहूं के कण बाहर निकल जाते हैं। इस विधि को बोलते हैं थ्रेसिंग। आजकल कई लोग इस मशीन के द्वारा भी अन्न के कणों को पौधे से अलग करते हैं। तो अन्न के कणों को पौधों से अलग करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अब तीसरा बीनना, दादी को या मम्मी को चावल बीनते हुए तुम लोगों ने थाली में देखा ही होगा,
वही विधि जिसमें हम लोग चावल से मिट्टी के कण, भूसा वगैरह बाहर निकालते हैं, वही विधि क्या कहलाती है? हमारी बीनना कहलाती है। ठीक। चालना, जब हम लोग कभी घर बनाते समय देखते हैं बड़ी सी छन्नी लगाकर वो चलनी से आटा चालने पर क्या निकलता है? जो चोकर रहता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और आटा नीचे आ जाता है। घर में जब हम लोग छन्नी से चावल आटा निकालते हैं तो क्या होता है? चोकर ऊपर ऊपर छन्नी में रहता है और नीचे आटा आ जाता है। इसी को बोलते हैं चालना विधि। इसी का दूसरा उदाहरण ये है कि जब हम लोग मकान बनाते समय जाली से बालू को चालते हुए देखते हैं, गांव में देखा जाता है, या मकान कहीं भी बन रहा होता है तो हम लोग देखते हैं कि महीन बालू के कण जो चाल से अलग हो जाते हैं और जो मोटे मोटे बालू के कण होते हैं वो चमनी में ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही चालना कहते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न आकार के घटकों को अलग करने के लिए भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के छेद वाला चलना प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऊर्ध्वपातन, लास्ट विधि है ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है? अगर हम इसको एक्टिविटी में करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में नमक ले लो, नमक डाल दिया और कपूर डाल दिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कपूर डाला, नमक डाला, और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग क्या डालेंगे? नमक और कपूर डाल देंगे। दिया जलाओ, दिया जलाते समय उसको ऊपर गर्म करो, टेस्ट ट्यूब को पोंछते जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो कपूर है वो पूरा उड़ जाता है, केवल नीचे क्या रह गया? शेष नमक रह जाता है। कपूर द्रव बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है, कुछ नहीं बचता उसमें, केवल नमक ठोस पदार्थ रह जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। इसको हम तुम लोग को एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे। तुम लोग को जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं, ठोस से ठोस पदार्थ को अलग करने वाली एक्टिविटी से दिखाएंगे तो और क्लियर चैप्टर कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।